Good afternoon, dear students. This is class of Dheeraj sir from LMB Public School, Brahmapuri, and we are studying Social Science of Standard 7. So, dear students, as we have started already our civics portion, understanding democracy, some topics we have already understood. What is democracy, types of democracy, the advent of democracy. Later on, we have studied about the principles of democracy, then key features of democracy. Okay, so these all and organs of democracy also we have understood, means key features of democracy. And now we are going to understand the special values which imposed or which because of democracy the values in society also इम्प्रूविंग, जैसे कि इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये फीचर्स डेमोक्रेसी के हैं और इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है इक्वालिटी और जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ऐसे जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से ही मिलता है. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये फीचर्स आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेंगे. Students, as we have the background of slavery during the British time also, and before British time we were the slave of the different kingdoms, है ना, different kingdoms of different rulers. तो मुझे ये बोलना है कि that time equality was not prevalent in society. जैसे कि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन होता था लोअर क्लास और हायर क्लास में. इवन गर्ल एंड बॉय वाज नॉट कंसिडर एज इक्वल, है ना. दे ट्रीटेड गर्ल्स वेर ट्रीटेड सबॉर्डिनेट टू बॉय, उनको दुय्यम स्थान था, उनको इक्वल नहीं समझा जाता था. एजुकेशन या अदर प्रिविलेजेस उनको इंजॉय करने के लिए नहीं मिलते थे. दिस इज़ आवर पास्ट, जिसमें इक्वालिटी हमको नहीं दिखाई देती थी. द सोसाइटी वेर डिवाइडेड अमॉन्ग दी 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. तो इसमें पावर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण क्लास को पावर था. क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य, ये जो 3 क्लास है वो सबऑर्डिनेट टू ब्राह्मण क्लास. तो मुझे ये बोलना है कि वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास, कलर, कास्ट एंड वट एवर. सो everyone have right to enjoy privileges and opportunities, then only nation will develop, है ना. किसी एक क्लास को साथ लेकर चलेंगे तो पूरा कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगा. अगर हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करने के लिए मिलता है, तो ही एक नेशन डेवलप होगा. मैं एक आप लोगों को फिर से छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम अपने क्लास में समझो रिलीजन के हिसाब से या फिर कास्ट के हिसाब से अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो फिर आप लोगों को पता है कि हम नॉलेज को इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली बच्चों में. समझो कोई हायर कास्ट का है, या आप भी जब अपने क्लास में अपने क्लास में आप कभी अपने फ्रेंड्स को अपनी कास्ट नहीं पूछते हो या फिर रिलीजन नहीं पूछते हो, आप बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करते हो और अच्छे से घुल मिल रहते हो और शेयरिंग और केयरिंग भी आप लोग करते हो. अगर ये क्यों होता है? बिकॉज डेमोक्रेसी इम्पोज द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी. अगर हम कास्ट और कलर या रिलीजन के माध्यम से एजुकेशन या बाकी सारी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. हमको सभी को इक्वल समझना ज़रूरी है, ठीक है. सो इक्वालिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वालिटी. और ये डेमोक्रेसी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है हम लोग समझेंगे. इन द पॉलिटिकल स्फीयर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय voting of the people, and the people who completed age of 18 years can cast the vote. This is called as universal adult franchise, which is the topic for the next chapter. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि the people or the citizen completed age of 18 years can cast vote for the election, and this is the basic principle of democracy. इसका मतलब यह है कि जिनका 18 साल कंप्लीट हो गया वो सभी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय वोटिंग, और सभी को 18 कंप्लीट हो गया वो वोट करेंगे, ना कि सिर्फ हिंदू, ना कि मुस्लिम, क्रिश्चियन या ईसाई, या फिर जाति के हिसाब से, या फिर कलर के हिसाब से, फेयर एंड डार्क मीन्स काला या गोरा, इस तरह से कोई भेद नहीं होगा. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, विच मीन्स दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, कलर, क्रीड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से पर्सन का डिग्निटी सेट नहीं होगा. ओके, मतलब कि अगर कोई उसका कम एजुकेशन है या इलिटरेट है, या किसी का हायर एजुकेशन है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो किया जाएगा, कास्ट भी मायने नहीं रखेगा, कलर मीन्स काला, गोरा, फेयर एंड डार्क. ओके, क्रीड यानी कि पंथ, किस पंथ से है, किस जाति का है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. रीजन, कौन से एरिया से वो बिलोंग करता है, वो आंध्र प्रदेश का है या गुजरात का है या फिर महाराष्ट्र का है या फिर कौन से भी रीजन का हो या डेजर्ट का है, नो मैटर वॉट where from the person is belonging, the value of his or her vote should be equal. So region or religion means धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. all citizen above the age of 18 have right to vote. This is called as universal adult franchise, and this is the common or the basic principle of democracy. No one will be discriminated on the basis, on the grounds of religion, region, caste, color, creed, gender, etc., etc. All people are equal before the law, before the constitution, before the nation. Understand? The Constitution of India does not discriminate against any Indian irrespective of gender. Gender मतलब समझते हो, मेल या फीमेल, ऐसा कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा कि गर्ल है तो उसको कम वैल्यूज, कम इम्पोर्टेंस, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, कौन से ट्राइब का है, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन, दीज आर नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ to become a citizen of country or for the justice or for the equality. ये उसका मायना नहीं है. हम सभी लोग एक है. ओके, वी आर द ह्यूमन बीइंग and we are the part of nation. We are all part of the nation. Equality is also advocated in economic and social spheres. अभी तक आपने देखा कि equality मतलब क्या होता है कि all people before the law are treated equally. All the citizen will not be discriminated based on the factors like gender, caste, religion, tribe, education, literacy या फिर other things, and can be cast vote. तो ये रहा आपका इक्वालिटी. तो इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी आपको इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज़ में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी. इक्वालिटी इन इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इक्वालिटी का मतलब होता है कि एनी पर्सन कैन चूज एनी ऑफ द प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन. वो अपना कोई भी बिजनेस चुन सकता है अपने अर्निंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए. वो टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी प्रोफेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. अंडरस्टैंड? सो कुछ भी मतलब
जो इथिकली सही हो, जो वैल्यू बेस्ड हो, ऐसे काम को कर सकता है, चोरी डकैती वगैरह नहीं, ठीक है। सो फिर उसके बाद सोशल स्फीयर में भी इक्वालिटी हो, यानी कि कास्ट या फिर रिलीजन के आधार पर उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सुविधा डेमोक्रेसी में आप लोगों को दिखाई देती है। आई एम हैविंग सम पिक्चर्स विच आई वांट टू शो यू। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसको पहले भी आप लोगों को दिखाया, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये देखिए, दिस इज़ इक्वालिटी का आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें जो स्टूल है तीनों लोगों के लिए सेम है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी। बट ये जस्टिस है, ये देखिए, ये जस्टिस है, सोशल जस्टिस जिसे हम बोलेंगे। समझो जो तीसरा पर्सन है, जो छोटा हाइट में है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, उसको हमने 2 स्टूल दिए हैं ताकि वो भी हमारे साथ आ जाए। सो दिस इज पहले पिक्चर में इक्वालिटी है, दूसरे में जस्टिस है, तो दोनों डिफरेंट है और दोनों इक्वल, दोनों जो है वो इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी के लिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे तो ये देखिए, ये बहुत बड़े वेल्थ का मालिक है, ये जो पर्सन नंबर 1 है, स्टैंडिंग ऑन द लार्ज वेल्थ, सो दिस इज इनडिस्क्रिमिनेशन। जो आपको बाकी 2 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शेयरिंग जो है वेल्थ में या प्रॉपर्टी में, कम प्रॉपर्टी और ज़्यादा लोग, दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी का या एसेट्स का या रिसोर्सेस का, जो कंट्री में जो भी रिसोर्सेस है उसका इक्वल शेयरिंग होना ज़रूरी है। ये भी प्रोविज़न डेमोक्रेसी में किया जाता है या किया हुआ है। इसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ये to choose and practice on occupation of his or her choice, this is called as financial equality. Any kind of social discrimination such as untouchability is considered to be a violation of the constitution. यानी कि कोई भी अगर आप किसी से भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो बेस्ड ऑन द सोशल नॉर्म्स, तो वो इलीगल है, पनिशेबल बाय लॉ है, यानी कि आपको सज़ा भी हो सकती है। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस सच एज मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स, रोड्स, वेल्स एंड पार्क, ये सभी के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, ना कि किसी को हम लोग रोके पार्क में आने से या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने से। जब भी हम पार्क में जाते हैं तो हमको ये नहीं पूछा जाता कि अगर आप हिंदू हैं तो आप तभी आइए, अगर आप मुस्लिम हैं तभी आइए, आप क्रिश्चियन हैं तो मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? In addition to the constitutional provisions, the government of India has also started a number of policies and programs. तो दोस्तों, लेकिन ये बात भी ट्रू है कि पहले के टाइम में कुछ क्लासेस या कास्ट ऐसे थे या गर्ल्स ऐसे थे जिनके साथ पहले के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दे वेयर ट्रीटेड वेरी मिजरेबल। लेकिन फिर वही सोच आगे आने से कुछ लोग जो है वो बैकवर्ड रह गए, सोशली और इकोनॉमिकली भी पीछे रह गए। तो उनको आज आफ्टर इंडिपेंडेंट हमको इक्वालिटी में अगर लाना है, उनके साथ जस्टिस करना है, तो कुछ हमको स्कीम्स या पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगे ताकि गरीब लोग या लोअर क्लास पीपल भी इक्वल फील करने लगे या उनको भी सोसाइटी में अच्छा लगने लगे, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाता है, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, SC या ST के लिए, या अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC कैटेगरी, जिनको हम बैकवर्ड समझते हैं, पिछड़ा समझते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ रिजर्वेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब। आप लोगों को पता है जो भी गरीब होते हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी 25% सेल्फ फाइनेंस स्कूल में एडमिशन उनको दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसे स्कीम है। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे जिसको घरकुल बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्राइम मिनिस्टर
हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है, गरीब ये घर ऑफर करता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत, जो विलेज पंचायत होता है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, उसमें 50% सीट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है वुमेन्स के लिए, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन डिसीजन मैकेनिज्म में हो एंड दे फील इक्वल टू मेन। तो इस तरह से कुछ प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज और स्कीम गवर्नमेंट बनाता है। लिटरेसी स्कीम टू इनकरेज एजुकेशन अमॉन्ग द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, या गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे स्कीम होते हैं, स्कॉलरशिप या बस पासेस वगैरह, ऐसे उनके लिए स्कीम होते हैं। डेवलपमेंट स्कीम फॉर रूरल एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए या डेवलप करने के लिए भी कुछ स्कीम होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जो सड़क योजना वगैरह होती है, गांव जो है वो शहरों से अच्छे से कनेक्ट करने के लिए रोड बनाए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाती है, फ्रेश वाटर, स्ट्रीट लाइट्स, गांव में स्कूल, ये सारे फैसिलिटीज़। अभी रिसेंटली जो सोलर प्लेट्स के ऊपर चलने वाले नल वगैरह, ऐसे बहुत सारे ड्रेनेज फैसिलिटीज़ रूरल एरिया में डेवलप की जाती है। प्रोविजंस ऑफ मिड डे मील फॉर कुक लंच इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल तक के सभी बच्चों के लिए मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च किया गया है, ताकि उनको फूड के लिए सप्लीमेंट दिया जाए, क्योंकि फैमिली के ऊपर एक फूड सिक्योरिटी का स्ट्रेस होता है, तो फिर बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल में ही भोजन यानी कि मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया, जिसे मध्याह्न भोजन बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है ताकि वो अच्छे से स्कूल में आए और एजुकेट हो जाए और फिर फ्यूचर में वो अच्छे से डेवलप हो। तो दिस इज़ सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि देश या नेशन यानी कि कोई एक सिंगल क्लास नहीं, तो सभी लोग, तो और जब सभी लोग डेवलप होंगे तभी नेशन डेवलप होगा। तो जो भी बैकवर्ड्स है सोशली इकोनॉमिकली, तो उनको मेन हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे बड़ा फीचर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजन ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, creed, region and religion, okay, and everyone having a right to vote after completing age of 18. This is called as equality in democratic government. So I hope you understood. Later on we will study next portion of the chapter. So thank you very much. Keep studying, keep enjoying online classes.